अगर एक हाथी के कान में चींटी घुस जाए तो वो उसको परेशान कर सकती है। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में कान का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कोई भी प्रॉब्लम किसी को हो रहा है ईयर रिलेटेड, अगर सोचिए ये हम इग्नोर करते जा रहे हैं बहुत दिनों तक, ये कितना सीरियस हो सकता है किसी के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर आपका कान से अगर आप ठीक से सुन नहीं पाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो आप फिर ठीक से बोल नहीं पाएंगे। सिर्फ ओल्ड एज में कान का प्रॉब्लम होना इज़ नॉट ट्रू। यंग एज में भी बहुत लोगों को आजकल कान का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ईयरफोन्स बहुत लाउडली ईयरफोन से गाना सुनना, कॉन्सर्ट्स में जाना, ये सारी चीज़ें कितनी सीरियस हैं। इसमें देयर इज अ कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड एज नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, जिसके कारण क्या होता है कि हमें सुनने में जितना आवाज़ आना चाहिए वो कम होता है। हमें आपसे टिनिटस का एग्जैक्ट डेफिनेशन समझना है। क्या ये इतना सिंपल है कि सिर्फ आज एक रिंगिंग, बजिंग, कुछ सेंसेशन हुआ, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, या फिर ये हियरिंग लॉस का ही एक सिग्नल है? कभी अचानक से कान में रिंगिंग शुरू हो जाती है, कभी चक्कर आना बिना किसी वार्निंग के, या फिर धीरे धीरे आवाजें धुंधली सी लगने लगती हैं। हम अक्सर इन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं जब तक सुनना, बैलेंस रखना और नॉर्मल फील करना मुश्किल ना हो जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ईयर हेल्थ पॉडकास्ट में, जहां हम आज बात करेंगे हियरिंग लॉस, टिनिटस, वर्टिगो, बैलेंस डिसऑर्डर्स और ईयर केयर के उन सच्चाइयों पर जो हर किसी को जाननी चाहिए। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल जायसवाल, एक एक्सपीरियंस्ड ईएनटी स्पेशलिस्ट जिन्होंने मास्टर्स इन सर्जरी इन ऑटोराइनोलैरिंगोलॉजी एंड हेड एंड नेक सर्जरी किया है। उन्होंने हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी में फेलोशिप किया है गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोटोलॉजी से वर्टिगो और डेफनेस मैनेजमेंट में भी ट्रेनिंग लिया है, और स्विट्जरलैंड में AOCMF फेलोशिप इन हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी भी किया है। इसके अलावा डॉक्टर राहुल जायसवाल चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर भी रह चुके हैं, और उनका एलर्जी एंड इम्यूनोथेरेपी कॉक्लियर इम्प्लांट में स्पेशलाइजेशन भी है। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट डॉक्टर राहुल जायसवाल। नमस्ते, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। सर, आज हम आपसे ईयर हेल्थ को लेकर बात करेंगे। तो हमारे जो कान है ये सिर्फ सुनने के लिए तो नहीं बने हैं, हमारी बॉडी का बैलेंस भी ये मेंटेन करते हैं। तो इतना छोटा सा ऑर्गन और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरे बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना, हम आपसे जानना चाहेंगे ये कैसे होता है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं एक सिंपल चीज़ समझ के कि अगर एक हाथी के कान में चींटी घुस जाए तो वो उसको परेशान कर सकती है। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में कान का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। सो कान में 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वैक्स होती है, उसके बाद पर्दा आता है, पर्दे के पीछे 3 हड्डियाँ होती हैं, उसके बाद हड्डी के पीछे नर्व होता है, इनर ईयर में। तो ये जो कंप्लीट चीज़ें हैं, ये सबका अपना-अपना डिफरेंट फंक्शन है। अब जैसे सुनने के लिए हमें जो चाहिए वो है हड्डी चाहिए, नर्व चाहिए और जो पर्दा है वो ठीक होना चाहिए। ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए। उसके पीछे जब हम लोग मिडल ईयर में जाते हैं, इनर ईयर में जाते हैं, तो वहाँ पे वेस्टिबुलर सिस्टम होता है। वेस्टिबुलर सिस्टम में ओथोलिटिक ऑर्गन्स होते हैं। वो ऑर्गन्स क्या करते हैं, आपके बैलेंस को मेंटेन करते हैं। इसीलिए ये सब कुछ पूरा बॉडी को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। बट बैलेंस सिर्फ़ कान मेंटेन नहीं करती, अदर पैरामीटर्स भी रहती है। जी। तो
आपने यूजुअली अपने प्रैक्टिस में, अपने क्लिनिक में कौन-कौन सी ऐसी ईयर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जो आप बहुत रेगुलरली उनसे डील करते हैं? सो इट डिपेंड्स अपॉन द एज, किस एज में पेशेंट आ रहा है हमारे पास। अगर छोटे बच्चे हैं, यूजुअली पीडियाट्रिक्स, वो भी न्यूनेट्स, बच्चे बोलते हैं कि कान से कुछ पानी आ रहा है, या स्मेली चीज़ निकल रही है, या बहुत दर्द हो रहा है, या सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, या तो फिर स्नोरिंग है। हमारे प्रैक्टिस में सबसे पहले बच्चे आते हैं, मिडिल एज पेशेंट्स आते हैं, और अडल्ट पेशेंट आते हैं। बच्चे जो आते हैं उनके लिए सबसे पहले कान में ईयर डिस्चार्ज हो सकता है, कुछ वैक्स अक्यूमुलेट हो सकता है जिसके कारण पेन हो सकता है, कुछ फरंकल हो सकता है जैसे फोड़ा जिसको बोलते हैं वो हो सकता है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। फिर जो बड़े लोग होते हैं उनमें कभी-कभी पर्दे में होल होने के कारण डिस्चार्ज होता है, जिसको क्रोनिक सुपरएटिव ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। जो कुछ बड़े और लोग होते हैं, या जो मिडिल एज ग्रुप होते हैं, उनको सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, हियरिंग लॉस हो सकता है। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स जो आते हैं, और एज ग्रुप, अडल्ट एज ग्रुप में भी सबसे कॉमन है कि डिक्रीज्ड हियरिंग बहुत कॉमन है। सो अवेयरनेस अबाउट डिक्रीज्ड हियरिंग इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो जो भी प्रॉब्लम्स आपने अभी मेंशन किए, चाहे वो डिक्रीज्ड हियरिंग हो या फिर कोई कान से कुछ निकलना हो, जो कोई भी प्रॉब्लम किसी को हो रहा है ईयर रिलेटेड, अगर सोचिए ये हम इग्नोर करते जा रहे हैं बहुत दिनों तक, ये कितना सीरियस हो सकता है किसी के लिए? देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कान में अगर एक छोटी-सी चींटी चली जाए तो पूरे हाथी को नचा सकती है। तो कान का इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर आपका कान से अगर आप ठीक से सुन नहीं पाएँगे, तो आप समझ नहीं पाएँगे। तो आप फिर ठीक से बोल नहीं पाएँगे। सबसे पहले हमें समझना है कि बच्चों में जो हियरिंग लॉस होती है, उसमें अगर कान ठीक से सुनाई नहीं दिया बच्चों, एट द वेरी यंग एज, मतलब एट 6 मंथ्स, 10 मंथ्स में, जहाँ पे बच्चे को लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू होने वाला होता है, अगर हियरिंग नहीं होगा, तो लैंग्वेज नहीं आएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर थोड़ा एडोलेसेंस में जाते हैं, उनको क्या होता है कि कान के पर्दे के पीछे पानी जम जाता है। तो स्कूल में जब टीचर कुछ पढ़ा रहे होते हैं, तो वो फ़ॉलो नहीं कर पाते, मिस हो जाता है वर्ड्स, और इसके कारण डेवलपमेंट डिले होता है। कॉन्फिडेंस पे बच्चों का थोड़ा डिले हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है। और डिस्चार्जिंग ईयर को इम्पोर्टेंटली ट्रीट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ आज के दिन में सबसे कॉमन क्या होता है, कान से पानी हो रहा है या कान से मवाद हो रहा है, सरसों तेल डाल दीजिए या कुछ डाल दीजिए, उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है हमें। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इससे फंगस हो सकता है। सरसों का तेल अगर कान के पर्दे में छेद हो तो वो मिडल ईयर में जाके हानिकारक कर सकता है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। सर, अभी आप एज के पर्सपेक्टिव से कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे। उसी डिस्कशन को अगर हम आगे बढ़ाएं, बहुत लोगों को ये मानना है कि अगर किसी की एज हो जाती है तो उनको नेचुरली कान का प्रॉब्लम होता है। लेकिन आज के टाइम में ये सही नहीं है, क्योंकि यंग अडल्ट्स, यंग लोग आजकल बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनते हैं, कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, डिस्कोथेक्स में टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ईयरफोन यूसेज है लोगों में, स्पेशली यंग लोगों में। तो हमें ये लगता है कि सिर्फ ओल्ड एज में कान का प्रॉब्लम होना इज़ नॉट ट्रू। यंग एज में भी बहुत लोगों को आजकल कान का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ईयरफोन्स बहुत लाउडली ईयरफोन से गाना सुनना, कॉन्सर्ट्स में जाना, ये सारी चीज़ें कितनी सीरियस हैं कान के हेल्थ के लिए? राइट। सो हमें ये जानना है कि देयर इज़ कॉल्ड टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट, टीटीएस। ये क्या है कि हमारा जो कान है, वो कितना देर तक एक साउंड को ले पाएगा अच्छा से, सो दैट योर आउटर हेयर्स डजंट गेट डैमेज्ड। ठीक है? नाउ इसमें हम लोग को एक चीज़ जानना है, देयर इज़ 60-60 रूल। 60% वॉल्यूम फॉर 60 मिनट्स कैन बी गिवन एट वन टाइम, नॉट मोर देन दैट। एंड आई पर्सनली सजेस्ट पेशेंट्स दैट कि आप जो स्पेशली जो आईटी कंपनी में काम करते हैं, उनको हेडफोन्स लगाना ही है, यूज़ करना ही है, तो उनके लिए मैं बोलता हूँ कि आप 20 मिनट स्क्रीन टाइम एंड 20 मिनट हेडफोन्स यूज़ करिए, टेक 5 मिनट ब्रेक एंड देन अगेन टेक 20 मिनट्स का वैसा कॉल।
तो उससे क्या होता है कि योर ईयर हेल्थ एज वेल एज योर विजुअल थिंग विल बी बेटर। दिस इज वन थिंग दैट आई सजेस्ट पेशेंट्स। नाउ आपने ये भी बताया कि पूछा कि ये हियरिंग लॉस जो हो रहा है वो डिस्कोथेक और ये सब जो लाउड म्यूजिक में है, ये हो रहा है। इसमें देयर इज अ कंडीशन व्हिच इज कॉल्ड एज नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। इसमें क्या होता है कि एट 85 डेसिबल्स के ऊपर आवाज फॉर मोर देन 8 आवर्स रहने से देयर इज मच मोर चांसेस ऑफ डैमेज टू द आउटर हेयर सेल्स, जिसके कारण क्या होता है कि हमें सुनने में जितना आवाज आना चाहिए वो कम होता है। और जो एक टेस्ट करते हैं उसका नाम है प्योर टोन ऑडियोग्राम। वो टेस्ट करने से हम लोग को पता चल जाता है कि देयर इज एट 4 किलो हर्ट्ज देयर विल बी अ डिप, and we understand that there is noise induced hearing loss. Now this is difficult to treat. Why? Even if you give treatment like multivitamins or steroids, this reversibility is very less seen in practical way. So you must, only way to protect your ears is to protect it from loud noise. That is one thing that I suggest. And one problem that arises because of loud noise is not the hearing loss that comes first. The first, what it comes is tinnitus, कि कान में रिंगिंग सेंसेशन हो रहा है, बाहर में कोई साउंड नहीं है लेकिन रिंगिंग सेंसेशन हो रहा है। सो दिस कम्स फर्स्ट। सो वी मस्ट बी वेरी अवेयर दैट कि हमें लेना है और कैसे करना है। जी, तो डॉक्टर सोचिए अगर किसी के फैमिली में हियरिंग लॉस का इशू है, तो क्या उनके फैमिली मेंबर्स को अर्ली स्क्रीनिंग करवाना चाहिए ताकि डिटेक्ट हो पाए कि आगे जाकर हमें भी हो सकता है कि नहीं हियरिंग सो लॉस यू आर का टॉकिंग इशू? अबाउट जेनेटिक हियरिंग लॉस, जी। राइट? सो जेनेटिक हियरिंग लॉस, इसमें हम लोगों का दो टाइप का डिवीजन है। वन इज सिंड्रोमिक, अदर इज नॉन सिंड्रोमिक। मतलब इसमें जो सिंड्रोमिक चाइल्ड होते हैं जिनके अदर फीचर्स भी रहते हैं सिंड्रोम्स के, वो हो सकता है, या तो फिर नॉन सिंड्रोमिक। सबसे कॉमनेस्ट जीन दैट इज कनेक्सिन 26 is the सबसे commonest gene that causes mutation, and that is the commonest cause of genetic hearing loss. Approximately 40 to 50% of congenital hearing loss are genetic hearing loss. So this is to be taken into awareness. So patients who have family history of hearing loss at early age should get tested by either a panel test of gene mutation, gene panel test, or a single point mutation test should be done to understand if these patients have the risk of hearing loss. Now, once you already have hearing loss in these patients, we have two answers to it. Either we have to understand how the nerve is working, is the nerve working or not, or if the nerve is not working. If the nerve is not working, so there is a system in our body which is called cochlea, which whatever sound हम लोग जो बात कर रहे हैं उसको वो बिजली में तब्दील करके ब्रेन तक भेजती है। तो ये मशीनरी काम नहीं कर रहा है। इसके कारण हम लोग को एक इम्प्लांट करना पड़ता है, उसका नाम है कॉक्लियर इम्प्लांट। आजकल गवर्नमेंट से एडिप स्कीम में इम्प्लांट्स मिलते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में 2 रिसर्च हुए थे इंडिजिनस इम्प्लांट्स बनाने के, बट वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन एडिप स्कीम से ये इम्प्लांट मिल सकते हैं एट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। सो ये आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये सब टेस्ट करवा के अगर हमें पता चले कि हमें हियरिंग लॉस का रिस्क है आगे जाके, तो ऐसे कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स हम डे टू डे लाइफ में ले सकते हैं ताकि ये ना हो? अच्छा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जेनेटिक हियरिंग लॉस, जी। जेनेटिक हियरिंग लॉस के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स, आई एम वेरी सॉरी, मतलब इट इज जीन म्यूटेशन इटसेल्फ। So that is very difficult to treat, to know that this patient will have hearing loss, this patient will not have hearing loss. So in that case, in genetic hearing loss, precautionary methods are very rare. One, two things that could be done is that family history में जिसका hearing loss है, while getting married, they can get it tested before that if this is there or not. This decreases the chance. Autosomal recessive or autosomal dominant type, whatever the thing is, वो एक चांसेस रहता है पता करने का। अदरवाइज इट इज़ डिफिकल्ट बिकॉज सिंड्रोमिक चाइल्ड अगर हैं, लाइक ब्रेकियो ऑटोनल सिंड्रोम्स हो सकता है, अशर सिंड्रोम हो सकता है, ये सब चीज़ों में पहले से पता करना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए आप बता सकते हैं। पर प्रिकॉशनरी करना कि नहीं मेरा हियरिंग लॉस ना हो, वो आपको एट द टाइम ऑफ कंसीवमेंट जेनेटिक काउंसलिंग करके यू कैन डू इट। जी। तो हियरिंग लॉस के क्या-क्या मेजर टाइप्स होते हैं और कंडक्टिव एंड सेंसरी न्यूरल में क्या डिफरेंस है? राइट। तो
कंडक्टिव और सेंसोरियल में बेसिक डिफरेंस ये है कि हमारा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कान का 3 पार्ट है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। नाउ हम लोग कंडक्शन जो आप बात कर रहे हैं, वो बात का जो साउंड वेव्स हैं, वो आपको कान के कनाल के थ्रू जाके पर्दे को हिट करता है, पर्दा वाइब्रेट करता है, उसके बाद उसके 3 हड्डी रहती है, वो 3 हड्डियाँ वाइब्रेट करती हैं, उसके बाद वो ओवल विंडो के थ्रू फ्लूइड मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होके फिर आदमी सुन पाता है। सो ये जो पाथवे है, जो कान के कनाल के थ्रू रास्ते में जाकर के पर्दा के थ्रू और हड्डियों के थ्रू 3 हड्डियाँ इस पाथवे में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। सेंसोरियल हियरिंग लॉस बेसिकली क्या है कि कॉक्लिया एंड रिलेटेड नर्व्स, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें सेंसोरियल हियरिंग लॉस है। तो किसी-किसी का मिक्स्ड हियरिंग लॉस भी होता है। दोनों हो सकता है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस और मिक्स्ड हियरिंग लॉस। तो ये तीस 3 टाइप्स हैं बेसिकली। इनका ग्रेड्स अलग-अलग हैं, जैसे माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर, सीवियर, प्रोफाउंड। तो इस तरीक़ा का ग्रेड्स हैं, ये है। तो हियरिंग लॉस के अर्ली वार्निंग साइंस क्या होते हैं? हियरिंग लॉस के अर्ली अर्ली वार्निंग साइंस आपको सबसे पहले आएँगे कान में अर्ली टिनिटस। This single early tinnitus could be a cause that you should take a red flag sign that I should take it seriously. Number one. Then there can be a history of discharge. There can be recurrent respiratory tract infection, upper respiratory tract infection, which is because of the eustachian tube blockage is causing difficulty in the hearing. So these are the signs that are there that could be there. So for hearing loss. क्या हियरिंग लॉस रिवर्सिबल है? और इसका ट्रीटमेंट अप्रोच कैसे डिटरमाइन करेंगे आप? क्या मेडिसिन्स के लिए जाना चाहिए या फिर हियरिंग एड्स यूज़ करना चाहिए या फिर सर्जरी के लिए जाना चाहिए? So one stitch doesn't fit all. द फर्स्ट थिंग जो हम लोग को करना है कि हम लोग को जानना है हियरिंग लॉस का कारण क्या है। अगर हम लोग को पता चल जाए कि कारण ये है, तो उसके अनुसार हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस में सबसे कॉमनेस्ट होता है कि कान के पर्दे में छेद होना या तो फिर कान का कोई हड्डी मूव नहीं करना। इन दैट केस अगर हम लोग कान के पर्दे को सर्जरी से बना दें, जिसको टिम्पैनोप्लास्टी बोलते हैं, तो पेशेंट सुनने लगता है। या तो फिर कान का हड्डी जो मूव नहीं कर रहा है, जिसको ओटोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, अगर हम लोग ने वो हड्डी को निकाल के दूसरा एक नया हड्डी बैठा दिया आर्टिफिशियल, तो पेशेंट का हियरिंग इंप्रूवमेंट हो जाता है। दिस इज रिवर्सिबल हियरिंग लॉस। नाउ सेंसोरियल हियरिंग लॉस, जो सपोजिंगली जो बच्चों में प्रोफाउंड हियरिंग लॉस हो रहा है या अडल्ट्स में जो बहुत 75 ईयर्स के बाद उनको हियरिंग प्रॉब्लम हो रही है और हियरिंग लॉस कंप्लीटली प्रोफाउंड हो चुका है, उसमें एक सर्जरी होती है, उसका नाम है कॉक्लियर इम्प्लांट। वो कॉक्लियर इम्प्लांट अडल्ट्स में भी होता है और पीडियाट्रिक्स में भी होता है, बच्चों में भी होता है। बच्चों में ये वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी हैव टू डायग्नोज इट अर्लियर एंड देन इम्प्लीमेंट द ट्रीटमेंट अर्लियर। सो दैट इज़ वाई आज के दिन में एक इंस्टीट्यूशनल एक थ्योरी है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल हियरिंग स्क्रीनिंग फॉर न्यू बॉर्न्स। इसमें क्या है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, वैसे ही कान में एक स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं ओटो अकॉस्टिक एमिशन। उसमें टेस्ट पास हो जाएगा या रेफर हो जाएगा, ठीक है। अगर पास हो गया देन वेल एंड गुड, अगर रेफर हो गया देन आफ्टर 48 आवर्स अगेन फिर से रिपीट करेंगे वही करके। अगर उसमें भी रेफर आया देन पेशेंट इज अ कैंडिडेट फॉर कॉक्लियर इम्प्लांट। एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, व्हाई वी से दैट पीडियाट्रिक्स में एज अर्ली डायग्नोसिस एंड एज फास्ट वी कैन डू इट, बिकॉज इफ यू बच्चा सुनेगा नहीं तो बोल नहीं पाएगा। बोथ इज़ वेरी वेरी रिलेटेड। तो ये एक मशीन है। उसके बाद आपके अडल्ट्स में क्या होता है कि अडल्ट्स में बहुत लोगों को हियरिंग एड दिया जाता है, बट हमें ये जानना है कि हियरिंग एड कौन से लेवल पे दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता। अगर एकदम प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है, एकदम आउटर हेसल्स मर चुके हैं, तो चांसेस है कि उनको हियरिंग उतना बेटर नहीं होगा बिकॉज ऑफ नाउ। इसमें हमें ये भी जानना पड़ेगा कि उनका कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ है कि नहीं, लाइक डायबिटीज़ या अनीमिया, ये सब के कारण भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन वो सब केसेस को रूल आउट करके उसके बाद ही हियरिंग एड ऐड करना चाहिए। और सबसे अच्छा और एक ट्रीटमेंट है, उसको बोलते हैं बाहा, बोन एंकर्ड हियरिंग एड जिसको बोलते हैं। इसको हम लोग कंडक्टिव हियरिंग लॉसेस में देते हैं। ये एक और एक ऑप्शन है।
जी। तो कुछ देर पहले सर आप टिनिटस के बारे में बात कर रहे थे। कॉमनली किसी के कान में अगर रिंगिंग सेंसेशन हो या बजिंग सेंसेशन हो, वो उतना ध्यान नहीं देते हैं, लगता है कि टेम्परेरी कुछ है, ठीक हो जाएगा। हमें आपसे टिनिटस का एग्जैक्ट डेफिनेशन समझना है। क्या ये इतना सिंपल है कि सिर्फ आज एक रिंगिंग बजिंग कुछ सेंसेशन हुआ, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, या फिर ये हियरिंग लॉस का ही एक सिग्नल है? टिनिटस है क्या? राइट। टिनिटस इज बेसिकली रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस। मतलब बाहर का कोई स्टिमुलस नहीं है लेकिन कान में रिंगिंग हो रहा है। अब इसमें हम लोग को देखना है कि देयर आर टू पार्ट्स, वन इज कॉमन कॉजेस, अदर इज रेड फ्लैग साइंस। रेड फ्लैग साइंस बेसिकली आर यूनिलैटरल हियरिंग टिनिटस, पल्सटाइल टिनिटस मतलब धक 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 वैसा हो रहा है, पल्सटाइल टिनिटस। दीज आर रेड फ्लैग साइंस। एंड नॉर्मल टिनिटस हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है, सडन एक्सपोजर टू लाउड साउंड, कुछ देर के लिए बज हुआ उसके बाद फिर कम हो गया, दैट इज ओके। देन इन दैट केस यू हैव टू अंडरस्टैंड प्योर टोन ऑडियोग्राम करके कि नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस है कि नहीं, दैट इज वन थिंग। अदर थिंग इज कभी कभी वैक्स, सिंपल वैक्स के कारण भी टिनिटस हो सकता है, तो इतना घबराने का नहीं। समटाइम्स इट कैन बी बिकॉज ऑफ समथिंग बिहाइंड द ईयर लाइक ग्लोमस ट्यूमर, that is one of the causes. Some neurological causes भी हो सकता है, like AV malformations. Sometimes with stroke, cerebral stroke also it can happen. So tinnitus का बहुत वेरिड चक्कर है, लेकिन आपको ये जानना है कि आपको कब ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है और कब ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको tinnitus होने से, अगर persistent tinnitus है, it is advisable to visit a doctor. तो स्ट्रेस और एंजाइटी, जो कि आज काफ़ी कॉमन है, क्या स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीप डिप्रिवेशन, ये सारी चीज़ें भी ट्रिनिटस को ट्रिगर कर सकती हैं, या फिर किसी को अगर है तो बढ़ा सकती है उसे? हाँ जी, ये बढ़ा सकती हैं। बिकॉज़ हम लोग का क्या होता है कि स्ट्रेस करने से पूरा सिस्टम डिस्टर्बेंस होता है। उसमें हम लोग को अगर एंग्ज़ायटी है, बिकॉज़ अगर मेरे कान में ऑलरेडी टिनिटस है और एंग्ज़ायटी हो रहा है, वो एंग्ज़ायटी टिनिटस को बढ़ा सकता है। तो हम लोग इसीलिए यूजुअली एसएसआरआईज़ करके एक ड्रग होती है, वो देते हैं ताकि थोड़ा टिनिटस जिनका एंग्ज़ायटी के कारण है, तो उससे कम हो जाता है। सो ये कम होता है। नाउ टिनिटस का अगर आप पूछेंगे कि किसमें हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि टिनिटस का कॉज़ क्या है। तो उसमें कुछ टेस्ट करते हैं हम लोग, ऑडियोलॉजिकल टेस्ट एंड सम रेडियो इमेजिंग टेस्टिंग। वो टेस्टिंग करके देख सकते हैं कि कुछ है कि नहीं। सबसे पहला चीज़ जो रेडियो इमेजिंग में हम लोग को देखना पड़ेगा वो है सेरिबेलो-पोंटाइन एंगल ट्यूमर, सीपी एंगल ट्यूमर। उसको एलिमिनेट करना ज़रूरी है, बिकॉज़ जस्ट टिनिटस है और उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं कुछ दवाई देके ऐसे करके, सो इससे इवैल्यूएशन कंप्लीट नहीं होगा। देन ऑल्सो हम लोग का वो एमआरआई इज क्लियर, रेडियोलॉजिकली इट इज क्लियर, देन वी देयर इज अ ट्रीटमेंट व्हिच इज कॉल्ड सपोर्टिंग सिस्टम सिम्पटम्स, लाइक इफ इट इज वर्टिगो और नॉट, और इफ देयर इज हियरिंग लॉस और नॉट, उसके अनुसार ट्रीटमेंट होगा। यही है। तो हमें आपसे ये जानना है कि क्या ये जो टिनिटस का इशू है, क्या ये परमानेंट है या फिर क्योरेबल है? और अगर क्योरेबल नहीं है, परमानेंट है, तो कैसे हम मैनेज करें टिनिटस को? सो टिनिटस क्योरेबल होगा डिपेंडिंग अपॉन कॉज, एंड टिनिटस क्योरेबल नहीं होगा ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द कॉज। सो अगर हम लोग को पता है कि कुछ पैथोलॉजी है, जैसे ग्लोमस ट्यूमर है, या तो फिर वैक्स है, या तो फिर एवी माल फॉर्मेशन है, या तो फिर सेरिब्रल पोंटाइन एंगल ट्यूमर है, तो उसको मैनेज करने से ये कम हो सकता है। लेकिन बहुत लोग, जितने मेरे प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ टिनिटस होते हैं पेशेंट्स, तो हम लोग वन थेरेपी करते हैं, उसका नाम है टिनिटस रीट्रेनिंग थेरेपी। ये करते हैं और हम लोग इंजेक्शन देते हैं कान में, उसका नाम है डेक्सामेथासोन। इंजेक्शन डेक्सामेथासोन देते हैं, इंटरवल पे देते हैं, उससे भी टिनिटस कम होता है, रूलिंग आउट अदर पैथोलॉजीज। नॉट विदाउट रूलिंग आउट अदर पैथोलॉजीज वी कैन नॉट डू दिस। एंड ऑल्सो टिनिटस रीट्रेनिंग थेरेपी करने से ये कम हो सकता है। सबसे सिंपल नुस्खा जो आप कर सकते हैं कि अगर आपको टिनिटस बहुत हो रहा है, कान में बहुत मुश्किल है, तो अपने फ़ोन में थोड़ा सा गाना लगा के रात के टाइम में बिस्तर के नीचे छोड़ दीजिए। आपका कंसंट्रेशन गाना पे चला जाएगा
और आपका टिनिटस कम हो जाएगा। ये सिंपल तरीका है। सिंपल एंड फन सोल्यूशन। हम्म। बहुत लोगों को बहुत फ्रीक्वेंटली नेज़ल एलर्जी हो जाता है, या फिर साइनस ब्लॉकेज हो जाता है, या फिर बहुत फ्रीक्वेंटली कोल्ड का शिकार हो जाते हैं वो लोग। तो टिनिटस से इन सब चीज़ों का कोई कनेक्शन है क्या? हाँ, तो टिनिटस से क्या होता है कि ठंड लगने से या सबसे पहले तो हमारे यूस्टेशन ट्यूब में ब्लॉकेज होता है, तो कभी कभी उससे मिडिल ईयर में फ्लूइड जम सकता है, जिसके कारण टिनिटस भी वन ऑफ द सिम्टम आ सकता है। सो नी ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड, यू सी। नाक भी कनेक्टेड है कान से, कान भी कनेक्टेड है गले से। इसीलिए एक सिम्टम दूसरे को जागरूक कर सकता है। तो क्योंकि हमने शुरुआत की थी कान, और कान का जो मेजर फंक्शन है बॉडी को बैलेंस करना, उसको लेकर, तो वो डिस्कशन हम अभी कंटिन्यू करना चाहेंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्टिगो एग्जैक्टली क्या है, और पेशेंट्स को कैसे समझ में आए कि उनका जो डिजीनेस है वो नॉर्मल डिजीनेस नहीं है, ये कान से कनेक्टेड है या फिर वर्टिगो इश्यूज से कनेक्टेड है। तो इसमें हमें 3 चीज़ जानना ज़रूरी है। पेशेंट्स प्रेज़ेंट टू अस विथ 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेज़ेंटेशंस, जो कि चीफली 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेज़ेंटेशन। नंबर 1 वर्टिगो, नंबर 2 dizziness, number 3 imbalance. So difference between all three we will understand. So vertigo basically is what? Spinning sensation when actually there is no when the external environment is still. That is a spinning sensation. Then it can be of two types. One is true vertigo, one is false vertigo. Once the person himself is rotating or the environment is rotating. These are the two. That is vertigo. Dizziness is basically lightheadedness, giddiness, faintness. These are dizziness. And imbalance is when you're walking, you feel that somebody is pulling you down or you will fall down, गिर जाएंगे, वो चीज़ समस्या हो रही है, तब आपको imbalance है। तो सबसे पहले हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि ये वर्टिगो है, कि ये डिजीनेस है, कि ये इम्बैलेंस है। वर्टिगो का कॉजेज अलग अलग है। पहले डिजीनेस का बता देते, सिंपल कॉजेज हैं। सबसे पहले बीपी कम हो जाना, हाइपरटेंशन, अनीमिया, ये सब बहुत कॉमन कॉजेज हैं जो कि डिजीनेस करा सकते हैं। वर्टिगो में क्या होता है? वर्टिगो में वर्टिगो का कॉजेज ईयर रिलेटेड हो सकता है या तो फिर ब्रेन रिलेटेड हो सकता है। उस जिस तरह का रिलेशन है उसके हिसाब से हम लोग को मैनेज करना पड़ता है। जी, तो हम अक्सर क्या करते हैं डेली लाइफ में, बहुत लोग कॉटन बड्स से अपना कान साफ करते हैं, या फिर कोई कान साफ करने का कोई कुछ छोटा मोटा ऑब्जेक्ट लेकर भी कान साफ करते हैं। लोगों के पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये चीज़ आगे जाके डेंजरस हो सकता है उनके लिए। तो आजकल सोशल मीडिया में एक सिलिकॉन स्पाइरल शेप्ड कान का क्लीन करने का कुछ डिवाइस भी आया है, जो काफ़ी मार्केट भी हो रहा है। वो भी आजकल लोग बिना ईएनटी कंसल्ट किए ही यूज़ कर रहे हैं। तो आप क्या हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि ये सारी चीज़ें कितनी सेफ हैं उनके लिए? देखिए, हम तो सिंपल चीज़ बताते हैं, बोलते ये हैं कि कान को ज़्यादा ना छेड़े जब तक कोई समस्या ना हो, और जब समस्या हो तो डॉक्टर को दिखाएं, खुद ना ट्राई करें, क्योंकि ईयरबड इज़ अ बिग नो, कभी यूज़ नहीं करना है। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं, हाउ मच दे आर रिलायबल एंड व्हाट दे विल डू मोर हार्म रादर देन गुड, वो भी दैट हैज टू बी टाइम टेस्टेड। एंड ईयरबड तो एकदम बिग नो है, बिग नो है। जी, तो एक डेली लाइफ में योर हेल्थ को अगर सही से मेंटेन करना है, उसका एक स्टेप बाय स्टेप रूटीन अगर हम आपसे जानना चाहेंगे, तो वो क्या रहेगा? सो ईयर हेल्थ का सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम कैचिंग कोल्ड। नंबर 1, रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस आर द मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन कॉज जिसके कारण पेशेंट्स कम विद ईयर एक, ब्लॉक सेंसेशन इन द ईयर, डिफिकल्टी इन हियरिंग। सो ठंडे से बचे, मतलब कोल्ड से अपना बचना ज़रूरी है। नंबर 2, लाउड नॉइज म्यूजिक से दूर रहें। देन ईयरफोन्स अगर यूज़ करना है तो आप ओवर द हेड वाला हेडफोन्स यूज़ करें, या तो फिर बोन एंकर्ड वाला यूज़ करें। दीज आर द टू दैट आर टू बी दैट कैन बी यूज्ड रादर देन इन द ईयर वाला।
दैट इज़ नॉट वेरी रिकमेंडेड। एंड लाउड नॉइज़ से बचिए, फ्रूट्स डाइट पे ध्यान दीजिए, एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ खाइए इन द फॉर्म ऑफ अ फूड, नॉट इन फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स। तो ये सब चीज़ करने से बेटर रहता है। सर, आपको पता ही है आजकल ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन का बहुत बड़ा ट्रेंड है। तो अगर कोई ईएनटी डॉक्टर को ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहे, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे? सो ऑनलाइन कंसल्टेशन आज के दिन में इट इज़ देयर टू स्टे, बट इट हैज़ गॉट इट्स ओन प्रॉब्लम्स। उसका खुद का समस्या है। सबसे पहला, ईएनटी में ऐसा है ना कि जब तक आप यू डोंट सी द होल्स, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। बाहर से कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन में पेशेंट का कैमरा ऐसे रहता है, आप सामने रहते हैं, आप कुछ उसको आप बोलने बोलेंगे, कैमरा रेजोल्यूशन एनीथिंग लाइक दैट कुछ समझ में नहीं आता है। सो फर्स्ट कंसल्टेशन ईएनटी का ऑनलाइन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। आई माइट बी रॉन्ग, पीपल माइट डिफर विद माई ओपिनियन, बट फर्स्ट कंसल्टेशन ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। फॉलो अप कंसल्टेशन आप फिर भी ऑनलाइन कर सकते हैं, इफ़ यू हैव टू सी रिपोर्ट्स, इफ़ यू हैव टू सी फॉर प्रिपेयरिंग फॉर ऑपरेशन, फॉलो अप रिपोर्ट्स करना है, दैट इज़ ओके। बट फर्स्ट कंसल्टेशन आई स्ट्रांगली कंडेम दैट ईएनटी में यू शुड डू, बिकॉज कान को ऑटोस्कोप से देखना है या एंडोस्कोप से देखना है, नाक को एंडोस्कोप से देखना है, गले को एंडोस्कोप से देखना है, लाइट सोर्स लगाना है। सो हम लोग का इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत है एक सिंपल चीज़ को देखने के लिए, जो कि ऑनलाइन कंसल्टेशन में प्रॉब्लम है। काफ़ी सिंपल तरीके से ईयर हेल्थ के बारे में आज आपने हमें समझाया। तो कान की सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर सुनाई नहीं देता है आपको तो कान की सुनिए राइट और डॉक्टर के पास जाइए। राइट। तो आज का ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी था और आज के डिस्कशन से हमें ये पता चला है कि ईयर हेल्थ को इग्नोर करना सही नहीं है एंड अवेयरनेस ही इसका पहला स्टेप है। थैंक यू डॉक्टर राहुल जायसवाल थैंक यू। फॉर योर नमस्ते। वैल्यूएबल इंसाइट्स। एपिसोड हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि सही जानकारी किसी की सुनने की दुनिया भी बदल सकती है। टू आवर व्यूअर्स, अगर आपके कोई भी सजेशंस है या फिर ईयर हेल्थ को लेकर कोई भी सवाल है तो वो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं टू podcast@sastasundar.com, या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सस्ता सुंदर्स यूट्यूब चैनल। सस्ता सुंदर ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। वहाँ आपको मिलते हैं 100% जेन्युइन मेडिसिन, 18% डिस्काउंट and a free home delivery. Thank you for watching our podcast. We will see you in our next one.